बरसाती टमाटर की उन्नत खेती। बरसात के दिनों पर सफलतापूर्वक टमाटर को ग्रो करना और अच्छी पैदावार निकालना। खास करके टमाटर की फसल पर ब्लाइट, फंगस, डिजीज़, कीट बीमारियों का प्रकोप भी होता है। तो सही वैरायटी का चुनाव करना है, सही खेतों का चुनाव करना है और जो दवाइयाँ आप स्प्रे कर रहे हैं, खासकर फंगीसाइड, ऐसी फफूंदनाशक होनी चाहिए जो कि टमाटर की फसल को फंगस से बचाए। बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बरसात के दिनों पर आप टमाटर को ग्रो कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जल भराव वाले खेत ना हो, बरसात सहन करने वाली वैरायटी का चुनाव करना है और फंगीसाइड और कीटनाशक का जो आप स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे वो बढ़िया वाली फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। कौन सी फंगीसाइड करना है स्प्रे, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलने वाली है। बरसात के दिनों पर मल्चिंग ड्रिप जरूर लगाएं और बंधाई विधि से आप टमाटर की खेती करें। सही समय, सही दूरी, यदि आप सही मैनेजमेंट करते हैं तभी जाके आप 1 एकड़ से 80 टन तक की पैदावार निकाल सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज पर जो मास्टर स्प्रे शेड्यूल है इसके बारे में भी हम जानकारी साझा करेंगे। तो बरसात के समय आप टमाटर को ग्रो कर रहे हैं तो पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह A to Z गाइड है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे टमाटर को आपको ग्रो करना है आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सही समय। तो बरसाती टमाटर की खेती करने का, प्लांटेशन करने का सबसे सही समय है जुलाई और अगस्त महीना। यानी प्लांटेशन आप जुलाई अगस्त महीने पर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही नीति बनानी पड़ेगी। यानी जुलाई महीने पर आप नर्सरी तैयार करें और अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर जून लास्ट जुलाई में आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और फिर उसके बाद जुलाई लास्ट या फिर अगस्त महीने पर प्लांटेशन करना टमाटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है। यानी बरसात के दिनों पर इन महीने पर आप प्लांटेशन कर दीजिए, बढ़िया तरीके से प्लांट ग्रो होगा। दूसरा पॉइंट है खेत की तैयारी। तो खेत का चुनाव आपको ऐसा करना है जहां जल भराव ना हो और मानसून आगमन से पहले ही आप बढ़िया कल्टीवेटर, रोटावेटर से खेत की तैयारी कर लीजिए। मिट्टी अच्छी भुरभुरी करा लीजिए और बेड बना करके खेती करना है तो बढ़िया बेड तैयार कर लीजिए। मिट्टी जितनी अच्छी भुरभुरी होगी उस हिसाब से आप मल्चिंग पेपर सेट करिए और फिर आप मल्चिंग ड्रिप बिछवा दीजिए। बढ़िया तरीके से खेत की तैयारी करना, साफ़ सफाई बढ़िया आपको रखनी है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि अपनी फील्ड एकदम तैयार है। इसमें सबसे पहला काम है बेसल डोज का। यानी ऐसे उर्वरक आपको इस्तेमाल करना है ताकि फसल शुरू से ही हरी भरी रहे, जोरदार जड़ों का ग्रोथ हो और पैदावार अच्छी मिले। तो इसके लिए बेसल डोज, और बेसल डोज में कुछ दानेदार कीटनाशक, फंगीसाइड और नीम केक पाउडर जैसे कॉम्बिनेशन में आपको जो फर्टिलाइजर्स है उनका समावेश करना पड़ेगा। तो पर एकड़ की दर से बेसल डोज है। नीम केक पाउडर आपको लेना है लगभग 50 किलोग्राम के आसपास। सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 बैग आपको डालनी पड़ेगी, 2 से 3 बैग। और SSP नहीं है तो फिर DAP का 1 बैग आप ले सकते हैं। इसके साथ MOP पोटास भी 25 kg प्रति एकड़, दानेदार कीटनाशक फ्यूरी 5 किलोग्राम और कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब युक्त कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टम फंगीसाइड 200 ग्राम और ICL की पॉलीसल्फेट लगभग 25 kg के आसपास। इस कॉम्बिनेशन को 1 एकड़ में दे करके देखिए और फिर देखिए रिजल्ट। बेड मेकर या फिर बेड ड्राइजर से बेड तैयार करा लीजिए और उसके बाद कुछ इस प्रकार हाफ बेड बन चुकी हैं। दोबारा बेड बनवाने से पहले आपको खाद देनी है बेडों के ऊपर और बढ़िया दोबारा फिर से आप बेड में बेड मेकर फिर बेड ड्राइजर को चलवा दीजिए। अब बेड आपने बिछवा दी, उसके बाद नंबर आता है ड्रिप एरीगेशन। तो 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको 3 HP या फिर 5 HP एरीगेशन के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बढ़िया सिंचाई के साधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिप के बाद नंबर आता मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर टमाटर की फसल 7-8 महीने चलती है तो लगभग आप मान लीजिए 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर अच्छी कंपनी का बिछवाते हैं तो लगभग जो खर्च आएगा 15,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये के आसपास मल्चिंग पेपर का खर्च आएगा। और ड्रिप यदि बढ़िया क्वालिटी कंपनी की 6-7 साल वाली जो चलने वाली ड्रिप बिछवाते हैं तो लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च केवल ड्रिप में आ जाता है, जो कि 5-6 साल बड़े आराम से चलती है। कुछ ऐसी कंपनी है जो 1 साल पेप्सी ड्रिप की यदि हम बात करें तो 1 साल ही चलती है, लेकिन खर्चा आता है 10,000 रुपये के आसपास। तो अच्छी कंपनी वाली ड्रिप आप बिछवाइए ताकि दोबारा आप उसे यूज कर सकें, मिट्टी में ही ना रह जाए। किस हिसाब से आपको प्लांटेशन करना है,
लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी 4.5 से 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1 फीट। इस हिसाब से 6 से 7 हज़ार पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। बेड 1 फीट ऊंची बनवाइए। बरसात के दिनों पर बेड ऊंची और गर्मियों के दिनों पर बेड चौड़ी बनवाइए, थोड़ा ज़्यादा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। बेड से बेड की जो दूरी आपको रखनी है, सेंटर से सेंटर की दूरी लगभग 5 फीट के आसपास, और बेड से बेड की जो दूरी आपको रखनी है वो 2.5 से 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। इस प्रकार आपने एकदम खेत की तैयारी बढ़िया तरीके से हो गई। मानसून आगमन से पहले ही आप मल्चिंग पेपर बिछवा दीजिए और ड्रिप के साथ साथ बेड बनवा लीजिए। अब नंबर आता है खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो आपने देखा होगा कि मई जून पर किसान मल्चिंग पेपर बिछवा देते हैं, लेकिन जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में प्लांटेशन करते हैं, तो इस समय खरपतवार काफ़ी जमाव हो जाता खेत में। तो यदि खरपतवारों का प्रकोप खूब ज़्यादा है, मजदूर लेबर मिल नहीं रही, तो इसके लिए दोनों बेड के बीच में जो खरपतवार उग चुके हैं, जहाँ पर मल्चिंग पेपर नहीं है, वहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि मीरा 71 या फिर राउंड अप 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके दोनों बेड के बीच में आप स्प्रे करा सकते हैं, यदि मजदूर उपलब्ध नहीं है तो। जैसे टमाटर की फसल पर सकली पत्ती खरपतवार हैं, तो इसके लिए एजेल का स्प्रे आप कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और टमाटर की आप खेती कर रहे हैं तो 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखना। मान लो आप 1-2 एकड़ पर खेती कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन 5 से 10 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए लेबर की अति आवश्यकता पड़ेगी, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे आप टमाटर लगा रहे हैं तो साफ़ सफाई के लिए, बंधाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, तोड़ाई के लिए, दवाई स्प्रे के लिए, और जो मैनेजमेंट है, खास करके हम बंधाई की बात कर रहे हैं, तोड़ाई की बात कर रहे हैं, साफ़ सफाई, तो इनके लिए लेबर की अति आवश्यकता पड़ती है। यदि मजदूर हैं तो ही आप टमाटर को लगाइए, वरना आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो लेबर का मैनेजमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। अब नंबर आता है बीज दर। 1 एकड़ में टमाटर की आप खेती कर रहे हैं, हाइब्रिड टमाटर लगाना है, 1 एकड़ में 60 से 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यानी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर नर्सरी में आप सीड्स को दे रहे हैं तो 60 से 80 ग्राम सीड्स पर एकड़ आवश्यकता पड़ेगी। उन्नत किस्मों की बात करते हैं जिन्हें आप जुलाई और अगस्त महीने पर यानी बरसात के दिनों पर लगा करके शानदार पैदावार निकाली जा सकती है। मार्केट में आप जाएंगे तो सैकड़ों वैरायटी और उनकी अलग अलग किस्में, यानी एक कंपनी की 10 प्रकार के टमाटर की वैरायटी हैं। अब किसान कंफ्यूज है, उसकी मिट्टी कैसी है, कौन सी वैरायटी लगाए, कुछ समझ में नहीं आता। वैरायटी ऐसी बताइए जो हर एक प्रकार की जलवायु पर अच्छी पैदावार दे जाए। यदि किसान अच्छा मैनेजमेंट करता है तो जो हम आपके लिए 5 से 7 वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं, यह सब एक से बढ़कर एक हैं और स्पेशल जुलाई अगस्त महीने पर आप लगा सकती हैं। सबसे नंबर 1 पर जिसे सबसे फर्स्ट प्योरिटी आपको देनी है, सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी। इस वैरायटी को बिल्कुल आप लगा लीजिए। यदि आप लगातार शाहू वैरायटी को लगाते आ रहे हैं तो एक बार सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी को जरूर टारगेट करें, जरूर लगाएं। अधिराज वैरायटी में अपेक्षाकृत अन्य किस्मों से रोग बीमारी कम आती हैं, 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है, यानी अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी है। और इसके जो फल हैं कड़क फल आते हैं, देसी टच देखने के लिए मिलता है। और 3500 सीड्स की कीमत लगभग 600 से 650 रुपये के आसपास है। तो सेमिनिस कंपनी की अधिराज वैरायटी बरसात के दिनों पर बेस्ट चॉइस है। हमारे मध्य प्रदेश पर बड़े क्षेत्रफल पर इस वैरायटी को लगाया जाता है। दूसरी किस्म है सिजेंटा कंपनी की बाहो। ये भी नई वैरायटी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन अच्छी पैदावार दे रही F1 हाइब्रिड वैरायटी है और 3000 बीज की कीमत 1300 से 1350 रुपये के आसपास। इसमें भी देसी टच आता है और सबसे खास बात कि इसके फल घने फल लगते हैं, यानी पास में फल गुच्छे टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी किस्म है सिजेंटा की एक और वैरायटी साहो को भी आप खूब ज़्यादा जानते हैं और इस वैरायटी को बरसात के दिनों पर खूब ज़्यादा लगाया जाता है। 3500 सीड्स की कीमत 900 से 950 रुपये के आसपास है। देसी टच है और बढ़िया इसका गोल चपटाकार फल आता है, बढ़िया लाल होता है और मार्केटिंग डिमांड भी साहू की अच्छी है। मेघदूत एक और वैरायटी जो कि सिजेंटा की आती, मेघदूत है, 3500 सीड्स की कीमत 1400 से 1500 रुपये के आसपास है। इसका जो फल है कड़क ओवल शेप का देखने के लिए मिलता है। तो मेघदूत को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेघदूत और अधिराज पर आप कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे आप अधिराज को लगाएं। अगली वैरायटी है US एग्री सीड्स की SW 1546 वैरायटी। 10.6 ग्राम की कीमत 550 रुपये के आसपास है।
तो आप यूएस का टमाटर भी लगा सकते हैं। और एक पुरानी वैरायटी है जो कि किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, आज भी आप इसको लगा सकते हैं, सेमिनीज कंपनी की अभिलाष। इसके फल 80 से 100 ग्राम के आसपास होते हैं और 3500 सीड्स की कीमत 900 रुपये के आसपास है। तो यही वो वैरायटी हैं जिन्हें आप लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। खास करके अधिराज है, बाहो है, शाहो है, इन वैरायटी को तो आप ज़रूर लगाइए। तो इन किस्मों को आप लगाइए। अब नंबर आता है नर्सरी तैयार। तो कुछ किसान नर्सरी से प्लांट तैयार करा के ख़रीद के लाते हैं और कुछ किसान घर में ही नर्सरी तैयार कर लेते हैं। एक पौधे की कीमत यदि आप बीज भी देंगे और जो मैनेजमेंट है तो मान लीजिए लगभग 3 रुपये के आसपास का पौधे का खर्च आता है। तो इसके लिए आप घर में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी वाले कौन सी सीक्रेट खाद डालते हैं, कौन सी फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, कौन सी टॉनिक चलाते हैं जिससे जड़ों का अच्छा विकास होता है, पौधे सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, फंगस नहीं आता, पीलापन भी नहीं है, कमज़ोर ग्रोथ भी। तो वे कौन कौन सी खाद डालते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, आपको वाइट शेड नेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस प्रकार खींची हुई है, ये आप जो देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जैसे बरसात का लगातार पानी गिरता है तो डायरेक्ट पौधे के पास नहीं पहुंच पाएगा और हल्की हवा, हल्की धूप भी लगती रहती है। तो वाइट शेड नेट, इसके अलावा कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि सबसे मेन चीज़ है। प्लास्टिक प्रोट्रे, बर्मी कंपोस्ट और एक फंगीसाइड जिससे कार्बेंडाजिम को जब इससे जड़ों में फंगस ना लगें। तो इन चीज़ों को आपको अरेंज करना पड़ेगा पहले। और किस प्रकार आपको मिश्रण बनाना है, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह है 7:3 का रेशो, जिसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट को मिलाया गया है। एक एक बीजों को प्लास्टिक प्रोट्रे में। इस प्रकार आप ये मार्केट में बड़े आसानी से प्लास्टिक प्रोट्रे सस्ते रेंज पर उपलब्ध हैं। 1 एकड़ का आप नर्सरी का प्लांट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए 200 ग्राम फंगीसाइड को भी आप मिश्रण में मिला दीजिए, जिससे फंगस पर कंट्रोल मिलेगा। तो 2-3 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कवर करके रखिए। फिर हल्का हल्का जर्मिनेशन आ जाए तो जो आपने तंबू बनाया, जो आपने शेड नेट खींची है, वहीं पर झोपड़ी पर आप इन सभी प्लास्टिक प्रोट्रे को निकाल के रख दीजिए और हल्की हल्की सुबह शाम सिंचाई करिए, बिल्कुल हल्की हल्की। एक स्प्रे आपको करना है, 12 दिन की नर्सरी होती है। NPK 19-19 आपको लेना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में 3 ग्राम और अमीनो एसिड 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से आप स्प्रे करें। इससे नर्सरी हरी भरी रहेगी। और इसके साथ ही यदि हम फंगस की बात करें, जिससे फंगस पर अच्छा कंट्रोल मिले, तो रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 25 ग्राम, सेमोडस 20 ml और बायोवीटा 40 ml, इन तीनों को मिलाकर के यदि आप स्प्रे करते हैं तो जड़ों का विकास भी अच्छा होगा, फंगस कीट भी कंट्रोल होंगे और बढ़िया सुपर हिट रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसको भी आप दोहरा सकते हैं 4-5 दिन के बाद। अब नंबर आता है प्लांटेशन। जब आपकी नर्सरी तैयार होती है, बढ़िया सिंचाई आप करती हैं, तो जिस दिन आपको प्लांटेशन करना है उससे 2 दिन पहले आपको थोड़ी थोड़ी धूप लगाना नर्सरी पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे थोड़ा सा मुलायम रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी धूप लगाएंगे तो पौधों पर थोड़ा कड़क पौधे हो जाते हैं, थोड़ा सा मैच्योर प्लांट हो जाते हैं। तो जब 25 से 28 दिन के आसपास की नर्सरी हो जाए तो स्वस्थ नर्सरी को एक बार आप जैसे कॉन्फिडोर है या फिर डेलीगेट सिमोडस से एक दवाई का स्प्रे कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लांटेशन करिए। क्यों? वो इसलिए कि जिस दिन आप प्लांटेशन कर रहे हैं कम से कम 10 दिन तक तो कोई भी दवाई का किसान मैक्सिमम देखा स्प्रे नहीं करते हैं, तो फसल एकदम स्वस्थ रहे 10 दिनों तक, फंगस ना आए। तो इसके लिए नर्सरी में ही लास्ट एक कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। तो मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स लेना है कुछ इस प्रकार, और बढ़िया साफ़ सफाई रखिए। यदि बरसात नहीं हो रही तो हल्की सी सिंचाई कर दीजिए, कम से कम 40 से 45 मिनट के आसपास, बढ़िया एकदम मॉइस्चर्स हो जाए। फिर उसके बाद किसान भाइयों आपको एक एक पौधे की हल्के हाथों से प्लांटेशन करना है। मल्चिंग और ड्रिप का लेआउट की बात करें तो आपको प्रमुख रूप से PVC पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ेगी, 3 HP या फिर 5 HP की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप 2 एकड़ से ऊपर खेती कर रहे हैं तो। इसके अलावा इरिगेशन के साथ साथ ड्रिपर की आवश्यकता पड़ेगी, वेंचुरी है, ड्रम है, फिल्टर है, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और जैसे 10 एकड़ पर 1-2 एकड़ पर खेती कर रहा था तो ठीक है, लेकिन 10-20 एकड़ पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बढ़िया लेआउट बनवा करके, बढ़िया मॉडल तैयार करके, बढ़िया तरीके से आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और बढ़िया लेआउट बना करके आपको पता होगी कि कितनी जगह पर ड्रिप लगने वाली है, उस हिसाब से कहाँ कहाँ पर बॉल लगेंगी, इस चीज़ का आपको नियोजन पहले तैयार करना पड़ेगा। अब नंबर आता है टमाटर की बंधाई। यदि आपने सब कुछ बढ़िया किया और टमाटर की बंधाई ना की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए टाइम टू टाइम
टमाटर की बंधाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना है, देखो इस प्रकार जो आप फसल देख रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक है, नीचे से ही स्वस्थ है, हरी भरी है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम बंधाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर जैसे जैसे ग्रोथ लेता जाता है उस हिसाब से टमाटर की बंधाई करनी पड़ती है। लगभग टमाटर की फसल पर पूरी लाइफ साइकिल पर 7 से लेकर के 10 बंधाई तक टमाटर की करनी पड़ती है। जैसे आप टमाटर को लगा रहे हैं तो पहले से ही कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें नंबर आता है बांस के टुकड़े। बांस के टुकड़े मोटे मजबूत 8 फीट ऊंचे होने चाहिए और 1.5 से 2 इंची मोटाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मजबूत बांस के टुकड़े होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री में वजन कंट्रोल के लिए स्टे की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग मजबूत खूंटे लगाते हैं, कुछ लोग जीआई एंगल लगाते हैं और कुछ लोग आड़े पर मजबूत बांसों को लगा देते हैं जो कि वजन को कंट्रोल करते हैं, वजन को स्टेबल करते हैं। आवश्यक सामग्री में 1800 से 2000 बांसों के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि कम से कम 8 फीट लंबे होना चाहिए और 1 से 1.5 इंच मोटे, 2 इंची 1.5 इंची मोटे बांसों की आवश्यकता पड़ेगी। पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी लगभग 35 से 40 केजी के आसपास है जो कि 150 रुपये केजी मार्केट में उपलब्ध है। सुतली की आवश्यकता पड़ेगी लगभग 40 से 50 केजी पर एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी बंधाई के लिए। टमाटर की प्लांटेशन सिंगल और डबल लाइन पर की जा सकती है, बस थोड़ा मैनेजमेंट दुरुस्त रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बरसात के दिनों पर बेड ऊंचे बनाइए और जल भराव की समस्या बिल्कुल ना हो। बढ़िया खेत की साफ़ सफाई करा लीजिए, यदि थोड़ी बरसात भी हो जाती है तो बढ़िया जल्दी से खेत से पानी बाहर निकल जाए। बंधाई के लिए किस प्रकार आपको खेत की तैयारी करनी है, तो बंधाई के लिए सबसे पहले रोपाई अपनी कंप्लीट हो गई और अब इसमें बंधाई की ज़रूरत है। लगभग जब फसल 12 दिन के आसपास की होती है तो इसी समय से बांस गड़ना चालू हो जाते हैं। तो इस समय जैसे प्लांटेशन से 10-12 दिन के आसपास की फसल हुई है, बांसों को गड़ाना शुरू कर दीजिए और 1.5 फीट गहराई पर बांसों को गड़ाइए। एक बेड पर डबल लाइन पर बांसों को गड़ाना है और 15-15 फीट की दूरी पर आप डबल लाइन पर बांसों को गड़ा दीजिए एक बेड पर। इन दोनों बांसों का जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये है 2 फीट के आसपास। जो आप बेड देख रहे हैं इससे 2 फीट ऊंचाई पर आपको पैड वायर खींचना है डबल लाइन पर। कुछ इस प्रकार की 3 लेयर आपको खींचनी पड़ेगी। पहली लेयर जाएगी 2 फीट में, दूसरी लेयर जाएगी 4 फीट में और तीसरी जो लेयर जाएगी वो सबसे ऊपर लगभग 6 से 6.5 फीट में तीसरी लेयर खींचेगी। अब आपने पैड वायर खींच दिया, इसी पर जो बंधाई है सुतली लाइए मार्केट से और सुतली भी आसानी से उपलब्ध है, मार्केट में मिल जाती, पूरा बंडल लाइए और 2-2 फीट लंबी सुतली काट लीजिए कुछ इस प्रकार। इसके साथ ही जैसे ही 20-25 दिन के आसपास की टमाटर की फसल हो जाती है तो टमाटर की बंधाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हल्के हाथों से पौधे को लपेटते हुए लेफ़्ट साइड का प्लांट राइट साइड की रस्सी में और राइट साइड का जो प्लांट है वो लेफ़्ट साइड की रस्सी में बंधेगा हल्के हाथों से। जो आपको गठान लगानी है वो टाइट गठान नहीं लगानी है, जिससे पौधा यदि थोड़ा सा स्टेम मोटी होती है तो दिक्कत ना जाए। पहली जो बंधाई है वो 20 से 25 दिन के आसपास की फसल में और इसी प्रकार 15 से 20 दिन 25 दिन के अंतराल पर आपको टाइम टू टाइम बंधाई करनी पड़ेगी, जिसमें कि मान लीजिए 8 से 10 बंधाई तक करनी पड़ सकती है। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, जैसे मान लो आपने पहली बंधाई कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं पहली बंधाई हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी जो बंधाई है जब शाखाएं थोड़ा बड़ी हो जाएं तो उसके बाद आपको बंधाई सेकंड बंधाई को करना है। तो प्लांट खुद डिमांड करता है कि बंधाई की आवश्यकता है फिर नहीं, जब शाखाएं झूलने लगें तो उससे पहले आप बंधाई कर दीजिए। तो स्ट्रक्चर बरसात के दिनों पर मजबूत होना चाहिए। मान लो तेज़ हवाएं भी चल गई और खूब तेज़ बरसात भी हो गई, खूब ज़्यादा वजन भी आ गया, तो बांस इतने मजबूत होने चाहिए कि वो वजन को कंट्रोल कर पाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। हमने ऐसे खेत भी देखे हैं कि किसानों की पूरी मेहनत चौपट हो गई। टमाटर की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टमाटर की फसल पर जो ड्रिंचिंग है ये है घुट्टी, जिससे प्लांट की जड़ें अच्छी विकास करती हैं, बढ़िया तरीके से स्वस्थ ग्रोथ होती है, फंगस कीट मुक्त फसल रहती है। तो पहली जो ड्रिंचिंग है 7 से 8 दिन के आसपास की फसल होती है तो ह्यूमिक एसिड आपको लेना है 500 ग्राम, कवच फंगीसाइड NPK 1919 लेना है और क्लोरपायरीफास, इनको अच्छे तरीके से 200 लीटर पानी घोल करके मिक्स करके बढ़िया ड्रिंचिंग करें। पौधे से 1 इंच दूर बढ़िया ड्रिंचिंग करें, पर पौधा 50 ml की दर से ड्रिंचिंग कर सकती हैं। दूसरी ड्रिंचिंग 15 से 18 दिवस के आसपास की फसल होती है ट्रांसप्लांट से। और जो भी जानकारी शेयर कर रहा है वो
पर एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। सेकंड जो ड्रिंचिंग है 15 से 18 दिन की फसल बेलम प्राइम, क्योंकि जड़ों में लगने वाले नेमेटोड्स अलग अलग फंगस कीटों से बचाएगी। बेलम प्राइम 200 ml लेना है। 1261 1 किलोग्राम। चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रियन जो कि लिबरेल के नाम से आती है 200 ग्राम लेना है और इनको 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करना है। तीसरी ड्रिंचिंग 25 से 30 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो थायोफेनेट मिथाइल जैसे रोको के नाम से या फिर एलेट, दोनों में से कोई एक है। जैसे रोको ले रहा है तो 300 ग्राम, एलियट ले रहे हैं तो 200 ग्राम। इसके साथ NPK 19-19-19 1 किलोग्राम और सीवीड आपको लेना है 500 ml के लगभग। इनको बढ़िया घोल करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। तो टमाटर की फसल पर यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं, बढ़िया आधुनिक तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो ड्रिंचिंग को ज़रूर फॉलो करें। अब नंबर आता है स्प्रे शेड्यूल। तो टमाटर की फसल पर सबसे मेन जो पॉइंट है वो स्प्रे शेड्यूल ही है। क्यों? क्योंकि इसमें फंगस आते हैं, कीट अधिक लगते हैं और बरसात के दिनों पर तो जैसे वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माइट्स है, लीफ माइनर तो टमाटर की फसल को अछूता नहीं है, बहुत ज़्यादा लगता है। और सही समय पर यदि लीफ माइनर की दवाई ना डाली जाए तो पूरी फसल को धारियाँ क्लोरोफिल को खा करके फसल को बेजान कर देते हैं। तो लीफ माइनर भी आता है, लीफ कर्ल वायरस भी आता है और इसके साथ ही बैक्टीरियल ब्लाइट है। और सबसे बड़ी जो समस्या है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज और फली छेदक फंगस और कीट की समस्या आती है। और बरसात के दिनों पर थोड़ी क्या ज़्यादा बरसात हो गई, बैक्टीरियल बीमारी खूब ज़्यादा परेशान करती हैं। फर्स्ट स्प्रे 10 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो इस समय कौन कौन सी दवाइयों को मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए, आइए समझते हैं। आपको लेना है थाइमोथोक्सोम, जो कि एक तारा के नाम से मिल जाती। किसी भी कंपनी की थाइमोथोक्सोम 30% को ले सकते हैं 10 ग्राम। एंट्राकोल आपको लेना है जिसमें प्रोपिनेप 70% 30 ग्राम और PI की बायोबीटा जिसमें सीवीड है 40 ml आपको लेना है। किसी भी कंपनी का आप टेक्निकल वाले प्रोडक्ट ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन दवाइयों को जो आप स्प्रे कर रहे हैं 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड जो स्प्रे है जब 18 दिवस के आसपास की फसल होती है तो ट्रांसप्लांट से आपको लेना है M45 मैंकोजेब 75% 40 ग्राम, कॉन्फिडोर सुपर 10 ml और UPL की अर्गाइल 10 ग्राम। इन तीनों को मिला करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आप कर सकते। 15 से 20 लीटर तक का यह डोज है। थर्ड स्प्रे 28 से 30 दिवस के आसपास की फसल होती है तो नागार्जुन कंपनी की इंडेक्स जिसमें माइक्लोब्यूटानिल है आपको लेना है 10 ग्राम। बायर कंपनी की मोवेंटो एनर्जी है, इसमें भी 2 टेक्निकल दिए गए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है, थ्रिप्स मच्छर माहू इल्लियों पर कंट्रोल दिखाती है। और टाटा की बहार जो कि फसल की ग्रोथ में बढ़वार में बूस्टिंग में अच्छा रिजल्ट दिखाती है। और कैबरी टॉप जो कि ब्लाइट वाले फंगस से बचाव के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो कैबरी टॉप भी 40 ग्राम आपको लेना है। इन तीनों चारों को मिला करके 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे करें। फोर्थ जो स्प्रे है 40 दिवस के आसपास की फसल होती है तो गोदरेज की डबल NPK 052 से 100 ग्राम और इसके साथ बोरोन आपको लेना है मात्र 10 ग्राम। एमामेक्टिन बेंजोएट, सिजेंटा की कोमान एल, इनको मिला करके स्प्रे करें। 5वां स्प्रे सिजेंटा की सिमोडस जो कि आप टेक्निकल देख रहे हैं, BASF कंपनी की मेरीबॉन, डुपॉन्ट की इक्वेशन प्रो को मिला करके स्प्रे करें। 6वां स्प्रे आप देख सकते हैं जब 60-65 दिन के आसपास की फसल होती है। और ख़ास बात कि आपको जो स्प्रे शेड्यूल चलाना है वो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर, इसी दरमियान पर आप स्प्रे शेड्यूल चलाइए, जिसमें कि फेंटेक प्लस 10 ml, सिजेंटा की कवच, बायर की जंप और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ साथ एसिटाइमप्रेट को मिला करके स्प्रे करें। अब ये 4, 5, 7 दवाई जो हो रही हैं इनको अलग अलग घोलिए और फिर टैंक में मिक्स करके स्प्रे करें। 7वां स्प्रे 75 दिवस की फसल है तो बायर कंपनी की सोलेमन जिसमें 2 टेक्निकल हैं, धानुका कंपनी कोनिका जो कि बैक्टीरियल और फंगल जनित बीमारियों को कंट्रोल करती है, अदामाकी का स्टूडियो जो कि फंगस को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कंट्रोल दिखाती है, तो इनको स्प्रे करें। 8वां स्प्रे 85 दिवस की फसल, घरडा कंपनी की जो नई दवाई आई है काइट, इसके भी रिजल्ट अच्छे आ रहा है। 16 ml डोज रखिए 15 लीटर पानी में। बायर की लेजेंटा या फिर घरडा की पुलिस जो भी मिल जाए, दोनों में इमीडा फिप्रो वाला कॉम्बिनेशन है 40% 80% WG, तो इसको भी आप मिलाकर के स्प्रे करें। और लेजेंटा का डोज आपको रखना मात्र 15 लीटर पानी में 5 ग्राम। इसके साथ कैबरी टॉप, बोरॉन और NPK 13045 को मिक्स करके स्प्रे करें। 9th जो स्प्रे है 95 से 100 दिन की फसल में कवच, सिमोडस, एमामेक्टिन बेंजोएट और FMC की जो केजबो आ रही है जिसमें 3 तत्व मिलते हैं। यह फलों की क्वालिटी, चमक, साइज, शेप, स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है। 25 ml रखिए डोज, तो इनको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 10वां स्प्रे 110 दिवस की आसपास की फसल होती है तो इस समय आपको
वेलिडामाइसिन लेना है 3% SL, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। 30 ml बायर की प्रोफाइलर जो कि फंगीसाइड है, फंगस को कंट्रोल करती है। FMC की वेनेबिया हैवी से हैवी फली छेदक, इल्ली, सुंडी के कंट्रोल के लिए अच्छा रिजल्ट दिखाती है 18 ml। इनको मिक्स करके स्प्रे करें। 11वें जो स्प्रे में आप 125 दिवस के आसपास की फसल होती है तो एस्टाइमप्रेड, M45, मोमेंटो एनर्जी, प्लानोफिक्स को स्प्रे करें। 12वां जो स्प्रे है 140 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो 0050 है, बोरॉन है, क्लोरपाइरिफास है और ब्लाइट के लिए जंप्रो 40 ml। इनको मिला करके स्प्रे करें, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टमाटर की फसल पर जो शेड्यूल है डेज के हिसाब से नहीं चलता है, वो फसल की कंडीशन के हिसाब से चलता है। तो कुछ यह जो हमने मॉडल बताया, जो स्प्रे शेड्यूल बताया है, इसको पूरा फॉलो ना करके थोड़ा सा अपना अनुभव, विवेक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टमाटर की फसल पर जब फ्रूटिंग स्टेज पर जैसे ही फसल टच होती है तो सुंडी और फली छेदक है, यह मान लो काल बन कर के टमाटर की फसल पर आती हैं, तो इसके लिए CTPR है, वेनेविया है, फ्लेथोरा है, बाइगो, डेलीगेट, एम्प्लीगो, ट्रेसर जैसी दवाइयाँ अच्छा नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाती हैं। जब कंट्रोल ना हो तो फली छेदक के लिए, सुंडी के लिए इन दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएं, लेकिन बीच बीच में गेंदे की लाइनें, स्टिक की ट्रैप भी लगाइए, साफ सफाई रखिए। टमाटर की फसल पर नंबर आता है खाद शेड्यूल। जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है पूरा खेल NPK का है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास। यदि आपने NPK का रेशो, NPK ग्रेड किस प्रकार देना है इसका रेशो समझ लिया तो टमाटर की फसल पर आप खुद किसी को भी बता सकते हैं कि किस स्टेज पर कौन सी खाद चलानी चाहिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। टमाटर की फसल पर मैक्सिमम 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज वनस्पतिक स्टेज, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, इस समय आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की, जो कि शुरुआत होती है प्लांटेशन से 10 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में। जो भी आप खादें चला रहे हैं कोशिश कीजिए नाइट्रोजन बेस खादों को चलाइए। फुल स्टेज पर 30 दिन से लेकर के 60 दिन के बीच में फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। यह फसल की सेकंड स्टेज होती है जिसमें फ्लावरिंग स्टेज पर फॉस्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तीसरी स्टेज है फल स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, जिसमें पोटेशियम की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिसे पोटास के नाम से जाना जाता है। 60 दिन से जब तक फसल निकलेगी अधिक से अधिक आवश्यकता पोटास की पड़ेगी। जैसे कि मान लो हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है फसल की तो नाइट्रोजन को कम कर दीजिए। पोटेशियम सोनाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मॉलिब्डेनम जैसे तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हाइट रुकती है और जो आप ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे ना तो केवल हाइट होगी। और उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी स्प्रे करें तो इससे हाइट रुकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, ज़्यादा फुटा प्लांट लेगा। तो जब वनस्पतिक स्टेज पर हमारी फसल रहती है कौन सा शेड्यूल चलाना है, ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल प्रयोग करें, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट दिखाता है और जड़ों का विकास 2 गुना ज़्यादा करता है। ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का 200 ग्राम पर एकड़ ड्रिप से आप चलाइए। 19-19-19 2 किलोग्राम, 1261-0 2 किलोग्राम, 1744-0 2 किलोग्राम। कैल्शियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है। कैल्शियम नाइट्रेट स्टार्टिंग पर 2 किलोग्राम पर एकड़ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया संयोग बनता है बोरॉन के साथ। तो कैल्शियम नाइट्रेट को जब भी चलाएं बोरॉन को मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं 200 ग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट 2 kg। चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट बीच बीच में चलाते रहें, यानी महीने में 1-2 बार चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट चलाने से प्लांट की इम्यूनिटी और प्लांट की सेहत बहुत ही बढ़िया तरीके से सुधरती है। मैग्नीशियम सल्फेट भी 2 kg। तो इन खादों को एक साथ नहीं बल्कि 2-2, 3-3 दिनों के अंतराल पर देना है और एक दिन में एक खाद चलाइए। जैसे कि फास्फेट के साथ सल्फेट वाली खादों को बिल्कुल मत मिलाना और कैल्शियम नाइट्रेट वाली खादों को भी आप सल्फेट वाली खादों के साथ मिलाकर प्रयोग ना करें। अलग अलग प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार स्टेज पर 052-34 को चलाइए 3 kg पर एकड़, क्योंकि फसल बड़ी हो चुकी है और थोड़ा सा खाना खुराक ज़्यादा लगेगी। 1261-0 है, 1744 है, 1340-13 है, अमोनियम सल्फेट है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगस से बचाती है, जड़ों में चलाइए 500 ग्राम की दर से। फेरस सल्फेट 3 kg, बोरॉन 200 ग्राम। इनको 3-3 दिनों के अंतराल पर चलाइए और एक दिन में एक खाद चलाइए। जबकि फ्रूटिंग स्टेज पर 0050 है, 13-045 है, मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को भी मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पोटेशियम सोनाइट्स है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। फ्रूटिंग स्टेज पर 4-4 दिनों के अंतराल पर
3 से 4 केजी डोज आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जब फसल छोटी होती है तो 2 केजी पर एकड़ ड्रिप से खाद चलाएंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। लेकिन फसल जब फ्रूटिंग स्टेज पर है तो खाद का डोज पर एकड़ आपको रखना पड़ेगा 3 से 4 केजी और 5 केजी तक चलानी पड़ती है। और नीम ऑयल बायोआर 303 का स्प्रे जरूर करें, ये सस्ते में बहुत ही लाजवाब रिजल्ट दिखाती हैं। तो नीम ऑयल को भी नज़रअंदाज ना करें। जैसे कि मार्केटिंग की यदि हम बात करें तो लोकल मंडियों पर भी बढ़िया हार्वेस्टिंग कराइए, पैकिंग कराइए और लोकल मंडियों पर भी टमाटर ईजिली बिक जाता है। और फिर आप इस फील्ड पर उतरेंगे तो व्यापारी से भी आप संपर्क कर पाएंगे और खेत से ही आपका टमाटर बिक पाएगा और बेच सकते हैं आप। लाइफ साइकिल की बात करें तो टमाटर यदि मल्चिंग ड्रिप में खेती की जाए तो 8-9 महीने बड़े आराम से चल जाती है। तो मैनेजमेंट का पूरा खेल होता है। बढ़िया बेसल डोज 2 बार इस्तेमाल आप करिए। जब फसल 100 दिन क्रॉस होती है तो उसके बाद भी आप प्रयोग कर भी सकते हैं बेसल डोज के समय, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रथम तुड़ाई की बात करें तो 65 दिन में फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। बढ़िया हार्वेस्टिंग कराइए, टाइम टू टाइम सिंचाई और आप दवाइयों का स्प्रे करते रहिए। लागत की बात करते हैं तो जो लागत है पर एकड़ 1,20,000 रुपये के आसपास लागत आना तय है। बाजार भाव की बात करें तो जो मार्केटिंग रेट है 300 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक की कैरेट बिकती है। यानी मान लीजिए किसानों को 15, 18, 20, 22 का रेट मिल गया तो बहुत ही बढ़िया यह फसल है। और एक ऐसी टमाटर की फसल है, टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि आपको कम समय पर खूब ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है, क्योंकि इसकी पैदावार अधिक है। पैदावार अधिक के साथ साथ इसकी यदि रेट अच्छे मिल गए तो किसानों का 2-3 साल का जो लॉस है ना, उसको भी एक झटके में कवर करा देती है। तो यदि हमारे किसान भाई इस तरीके से टमाटर की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 80 से 100 टन तक की पैदावार निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह जो डिटेल में जानकारी थी, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।